नमस्कार बच्चों, सभी बच्चों का जय महादेव। विद्याकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जी भर के भरपूर स्वागत है। जैसा कि आपको पता होगा, कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों के लिए हमारी जो इस सप्ताह की तीसरी क्लास है, अर्थात इससे पहले 2 क्लास हम देख चुके हैं कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों के लिए। आज हमारी कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों के लिए ये तीसरी क्लास है। इसमें बच्चों हम देखने का प्रयास करेंगे भारत में खाद्य सुरक्षा क्या स्थिति थी, क्या स्थिति इस समय बनी हुई है। उसके बाद देखेंगे बच्चों हम जो सहकारी समितियां होती हैं उसकी खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका होती है। और इसी चैप्टर का जो लास्ट वीडियो है, इसके बाद ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा और काफी अच्छे तरीके से हमने इस चैप्टर को सीखने की कोशिश की। तो बच्चों जल्दी से जुड़ जाइए और जो हमारी क्लास है आज की बहुत जबरदस्त होने वाली है। आपने हमारी पिछली 2 क्लासेस को देखा भी होगा और समझा भी होगा। उसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे और आज आपके लिए इसी चैप्टर की तीसरी क्लास और अंतिम क्लास लेके हाजिर हैं। तो जरा हम देख लेते हैं कौन कौन से बच्चे हमसे जुड़ चुके हैं। हर्ष मिश्रा सर, कोटि कोटि प्रणाम। नमस्कार बेटा, नमस्कार। शुभम पांडे सर हाय, गुड बेटा। आप गुड आफ्टरनून हो गई है, गुड मॉर्निंग खत्म हो गई। हर्ष मिश्रा सर, कोटि कोटि प्रणाम। आप टॉप में टीचर हैं, धन्यवाद बेटा हर्ष मिश्रा। सोनी सिंह गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। जल्दी से बेटा जुड़ जाइए, सारे बच्चे हमारे जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं जल्दी से जल्दी जुड़ जाइए और इस क्लास को समझने का प्रयास कीजिएगा। बहुत जबरदस्त क्लास होने वाली है आज की, बहुत रोचक तरीके से हम सारी चीजों को समझने वाले हैं। जल्दी से जुड़िए। देखिए वीडियो आपको अच्छा लगता है आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपको पता है टीचर के पास अब ज्यादा से ज्यादा एनर्जी होगी तो वो आपको और ज्यादा से ज्यादा अच्छा पढ़ाने का प्रयास करेगा। चैनल तो सब्सक्राइब आप लोगों ने कर ही रखा होगा, अगर नहीं कर रखा तो कर लीजिए और वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिए ताकि टीचर को क्या हो, एनर्जी आए, टीचर और अच्छे तरीके से और तेज तेज आपको पढ़ाने का प्रयास करे। आलोक यादव गुड आफ्टरनून बेटा, गुड आफ्टरनून। सभी लोगों का मेरा गुड आफ्टरनून, सभी लोगों को गुड आफ्टरनून, सभी लोगों को नमस्कार और सभी बच्चों को मेरा ढेर सारा प्यार। सर कल नहीं आया, मन नहीं लगा, कोई बात नहीं बेटा। बुधवार को मेरी क्लास नहीं होती। आपकी जो क्लास है सोमवार, मंगलवार और गुरुवार को होती है, यानी कक्षा 9 वाले विद्यार्थी ये जान लें उनके लिए हमारी क्लास कब कब होगी जरा ये देखने का प्रयास कर लें। देखिए हमारी जो आप लोगों के लिए क्लास है वो मंडे को होगी। कब होगी? मंडे को होगी पहली क्लास। मतलब सप्ताह में 3 क्लास आपके लिए रखी गई हैं। मंडे के बाद ट्यूसडे को रखी गई है आपके लिए, फिर उसके बाद आज यानी कि गुरुवार थर्सडे को आपकी क्लास रखी गई है। आप अपना टाइम टेबल नोट कर लीजिए। आप सप्ताह में 3 दिन यानी कक्षा 9 वाले विद्यार्थी मंडे, ट्यूसडे और थर्सडे को हमसे ठीक 12 बजे दोपहर में मिल सकते हैं, हमारी क्लास ले सकते हैं। ये क्लास 9th के लिए है। किसके लिए है बेटा? 9th के लिए। अब 10th के लिए कौन सा है? 10th के लिए देख लीजिए, फ्राइडे, सैटरडे, संडे। फ्राइडे, सैटरडे, संडे, शुक्रवार, शनिवार, रविवार ठीक 12 बजे हम आपको यहीं इसी चैनल पर मिलेंगे एसएसटी पढ़ाने के लिए। तो ये 10th वाले विद्यार्थियों का टाइम टेबल हो गया, शुक्रवार, शनिवार, रविवार ठीक 12 बजे। ये कक्षा 9th वाले विद्यार्थियों के लिए सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार ठीक 12 बजे। बुधवार को हमारी छुट्टी रहती है, बुधवार को हम क्लास नहीं लेते। सर हाई स्कूल की क्लास बेटा समझ में नहीं आया, दोबारा से लिखिए। पेरी पोना सर, सोनी सिंह ये लैंग्वेज मेरे समझ में नहीं आती, साधारण लैंग्वेज का आप इस्तेमाल कर सकते हो। चलिए गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून बेटा, सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। बायोलॉजी स्टूडेंट हाय, हाय बेटा सबको हाय। चलिए सर अपना कल क्यों नहीं ली क्लास? अनमोल रतन बेटा हमारी बुधवार को छुट्टी रहती है, हमारी वीक में एक छुट्टी रहती है, क्योंकि आप जानते हो पढ़ाते पढ़ाते थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता है दिमाग को, तो एक दिन का रेस्ट लेना अनिवार्य होता है व्यक्ति के लिए। इसलिए सप्ताह में एक दिन की छुट्टी रखी जाती है हर एक व्यक्ति के लिए। ये नहीं कि हमारे लिए, जहां जहां भी काम करते हैं लोग वाग, सप्ताह में एक दिन की छुट्टी उनको इसलिए दी जाती है ताकि वो शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से क्या हो गए हो, थक चुके हो, उनको आराम करने के लिए। चलिए वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, फिर मैं अपनी क्लास है उसे आगे ले जाऊंगा। चलिए तो ये टाइम टेबल बेटा नोट कर लीजिए आप।
हालांकि मैं तो ये कहूंगा कक्षा 10 वाले विद्यार्थी, जितने भी कक्षा 10 वाले विद्यार्थी हैं इस समय, वो 9th की क्लासेस को भी देखिए, ताकि और अच्छे तरीके से आपको कक्षा 10 का सिलेबस समझ में आ जाएगा। क्योंकि आपको एग्जाम 2022 में देना है और 2022 अभी बहुत लंबा समय है, इसलिए आप कक्षा 9 वाले विद्यार्थियों की सामाजिक विज्ञान को भी देखें और कक्षा 10 वाले तो आप देखोगे ही देखोगे। चलिए प्रारंभ करते हैं हम अपनी क्लास को और देखने का प्रयास करेंगे। देखिए आज सबसे महत्वपूर्ण बात है कि भारत में जो खाद्य सुरक्षा है, क्या बेटा, भारत में जो खाद्य सुरक्षा है उसकी क्या भूमिका है, या भारत में जो खाद्य सुरक्षा है उसे हम किस दृष्टिकोण से देखते हैं आजादी से लेके अब तक। देखिए बच्चों, मैं आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगा। भारत जब आजाद हुआ, स्वतंत्रता मिली भारत को 15 अगस्त 1947 को, तो सबसे पहले भारत ने जो काम किया वह खाद्य सुरक्षा के ऊपर ही काम किया। क्यों किया? भारत के लोग जानते थे, भारत के नेता जितने भी थे या भारत का नेतृत्व कर रहे थे उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू, भारत की समस्याओं को जानते थे कि भारत जो खाने योग्य फसलें हैं या खाद्यान्न है उसमें काफी पिछड़ा हुआ है। यानी हम अपनी जरूरतों को पूरा करने के लिए अनाज बाहर से मंगवाते थे। आप यकीन नहीं मानोगे, भारत उस समय क्या था, अपने खाने की जरूरत के लिए भी अनाज नहीं उगा सकता था, इतनी भारत में अनाज की समस्या थी। तो कहीं ना कहीं जैसे भारत आजाद हुआ, स्वतंत्रता मिली भारत को, तो सबसे पहले प्रधानमंत्री ने इसी बात पर गौर किया कि खाद्य सुरक्षा से कैसे निपटा जाए, खाद्य सुरक्षा को कैसे निश्चित किया जाए। नमस्कार बेटा संदीप यादव, सभी बच्चों को मेरा नमस्कार, बिल्कुल नमस्कार। अब्दुल कासिम, बेटा हमने 9th और 10th की क्लासेस का टाइम टेबल बताया है, 12th और 11 का हमको नहीं पता, क्योंकि हम उसमें नहीं पढ़ाते हैं, साइंस वाले ग्रुप में हम नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए साइंस वाला ग्रुप या उसका जो टाइम टेबल है हमें नहीं पता। हम ओनली सामाजिक विज्ञान पढ़ाते हैं, तो सामाजिक विज्ञान का टाइम टेबल हम आपको बता सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो हम क्या देख रहे हैं, भारत में खाद्य सुरक्षा। भारत ने आजादी के बाद खाद्य सुरक्षा की समस्या को समझा और महत्व दिया। देखिए बच्चों, भारत जैसे ही स्वतंत्र हुआ, भारत ने सबसे पहले जो काम किया अपने देश के लोगों के लिए वो खाद्य सुरक्षा था। खाद्य सुरक्षा की समस्या कहीं ना कहीं भारत को साफ साफ दिखाई दे रही थी। क्यों? क्योंकि भारत अपने लोगों के लिए जो अनाज है उसके लिए भी बाहर निर्भर रहना पड़ रहा है, बाहर के लोगों पर। कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू इस बात को जानते थे अच्छे तरीके से। उन्होंने खाद्य समस्या की जो समस्या थी उसको समझा और उसको महत्व भी दिया। कैसा महत्व? उसको दूर करने का प्रयास किया हमारे प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने। भारत में हरित क्रांति को चलाया गया। देखिए अब 1965-66 तक भारत पहुंच जाता है। जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो जाती है 1964 में। लगभग 17 साल तक भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू रहते हैं। उनकी मृत्यु के बाद में चल के लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री बनाया जाता है। तो 1965-66 का वह दौर याद कीजिए, जब पाकिस्तान और चाइना भारत के ऊपर आक्रमण करते हुए जा रहे थे। भारत तो पहले ही परेशान था अपने अनाज की प्रॉब्लम को लेकर। अब क्या हुआ? अब देश को युद्ध में झोंक दिया गया। तो युद्ध में झोंकने के लिए भारत के पास पैसा भी तो होना चाहिए। भारत पर उस समय दोहरी मार पड़ रही थी। एक तो अनाजों की समस्या, दूसरी मार युद्ध से बार बार झेलने पड़ रहे थे, चाहे वो पाकिस्तान हो चाहे वो चाइना हो। तो समझ सकते हो आप, एक तो देश में अनाज की समस्या, ऊपर से ये एक्स्ट्रा खर्चा भी आ गया है जो युद्ध में भारत को करना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत की स्थिति उस समय बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। अब क्या करें? हमारे देश के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, उन्होंने उस समय मौजूदा हालातों को देखते हुए किसानों को और जवानों को मोटिवेट करने का प्रयास किया। आपने एक नारा भी सुना होगा, जय जवान जय किसान। ये नारा आपने अवश्य सुना होगा, शायद ही ऐसा कोई विद्यार्थी हो जिसने इस नारे को ना सुना हो। देखिए 1966-67 में भारत में हरित क्रांति आती है, लेकिन 65-66 में क्या हुआ? 65-66 में भारत की स्थिति इतनी खराब हो चुकी थी। 65 में युद्ध हुआ, युद्ध झेलना पड़ रहा है हमारे भारत को। 62 में युद्ध हुआ, भारत को 62 में भी युद्ध झेलना पड़ा। तो आप समझ सकते हो युद्ध कोई बातों का खेल नहीं है। युद्ध करते हुए बहुत सारा पैसा खर्च होता है। एक तो देश अनाज की समस्या से प्रॉब्लम में था, दूसरा ये बार बार युद्ध भारत को झेलने पड़ रहे थे।
उस समय वो तो भला हो लाल बहादुर शास्त्री का कि उन्होंने उन विकट परिस्थितियों को या विकट परिस्थितियों में अपने आप को कैसे ढाला, अपने देश को कैसे मोटिवेट किया, उनकी तारीफ करनी पड़ेगी। और जो नारा था जय जवान जय किसान का, वो लाल बहादुर शास्त्री का ही नारा हुआ करता था। ऐसा क्यों नारा दिया उन्होंने, इसके पीछे भी कारण था। कारण क्या था कि एक तो भारत के जो किसान हैं उनके पास ना तो अच्छे प्रकार के बीज, ना अच्छे प्रकार की तकनीक है जिसकी सहायता से वह ज्यादा से ज्यादा अनाज उत्पन्न कर सकें, अपने देश के लोगों का पेट भर सकें। दूसरी समस्या क्या थी, भारत को युद्ध बार बार झेलने पड़ रहे थे, तो कहीं ना कहीं देश का जवान, जो हमारे फौजी भाई और देश का किसान, दोनों बच्चों डिमोटिवेट हो गए, दोनों का आत्मविश्वास गिरता जा रहा था। और भारत को उस समय इन दो लोगों की तो बहुत ही ज्यादा आवश्यकता थी, एक तो किसान और एक जवान। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री कहीं ना कहीं इन बातों को समझते थे। उन्होंने किसानों को और जवानों को मोटिवेट करने के लिए नारा दिया जय जवान जय किसान, यानी कि जय जवान, जवानों आपकी भी जय हो, और जय किसान, किसानों आपकी भी जय हो। कैसे भी इस मुश्किल परिस्थिति में आप लोग देश का साथ मत छोड़िएगा, देश को बिल्कुल लगातार अपने साथ रखिएगा। और वास्तव में हमारे जवानों ने, हमारे किसानों ने निरंतर लाल बहादुर शास्त्री के साथ, या लाल बहादुर शास्त्री ने निरंतर हमारे देश के किसानों और जवानों के साथ मिलकर काम किया। सोनी सिंह सर, आज मेरा बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे सोनी सिंह। बिल्कुल बिल्कुल, आप जियो लाखों हजारों वर्ष। बताइए, यहां तक कोई किसी को दिक्कत? यहां तक किसी को दिक्कत? अब देखिए वो हरित क्रांति का दौर समझ लीजिए। हरित क्रांति क्या थी? 1966-67 का समय था भारत में। क्या था बेटा? 1966-1967 का समय था। भारत में हरित क्रांति लाई जाती है एमएस स्वामीनाथन के द्वारा। भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है बेटा? स्वामीनाथन। कौन है? स्वामीनाथन। चलिए, हरित क्रांति, हरित क्रांति कौन है भारत में हरित क्रांति के जनक? स्वामीनाथन। कौन है बेटा? स्वामीनाथन। स्वामीनाथन ये भारत में हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। अब हरित क्रांति क्या थी, जरा इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। जब भारत में अनाजों की समस्या थी, भारत में अनाजों की समस्या थी, तो देश में हरित क्रांति लाई गई 1966-67 में। हरित क्रांति के जरिए से भारत में जो अनाजों की पैदावार थी उसको बढ़ाया गया। कैसे? नए नए प्रकार के बीज, नई नई प्रकार की तकनीक लाई गई, नए नए प्रकार के आइडिया लाए गए, ताकि जो हमारे देश में अनाज है, जो हमारे देश के लोग जिनको अनाज में दिक्कत होती थी या अनाज बाहर से मंगाना पड़ता था अपने देश की जरूरत पूरा करने के लिए, कहीं ना कहीं हरित क्रांति ने भारत में जो अनाजों की पैदावार थी उसमें काफी बम्पर फायदा करवाया। यानी आप समझ सकते हो, जब भारत में नए नए प्रकार के बीज आ गए, नए नए प्रकार के रासायनिक खाद आ गए, नए नए प्रकार की तकनीकें आ गई, तो जो भारत अनाजों की समस्या से जूझ रहा था, भारत में जो अनाजों का उत्पादन था वह काफी कम मात्रा में हो रहा था। जब हरित क्रांति आई तो उस अनाजों की जो पैदावार थी बच्चों, वो काफी ज्यादा बढ़ गई। तो हरित क्रांति के जरिए से कहीं ना कहीं भारत में जो खाद्यान्नों की, अनाजों की समस्या थी उसको दूर करने का प्रयास किया गया और भारत इसमें सफल भी हुआ। हरित क्रांति मुख्यतः चावल और गेहूं से संबंधित थी और इनमें भी गेहूं से, गेहूं की पैदावार में बम्पर उछाल आया, चावल की पैदावार में बम्पर उछाल आया, ताकि भारत को जो गेहूं और चावल बाहर से ना मंगाना पड़े अपने लोगों के लिए। आप विश्वास नहीं कर सकते हो, आज की तारीख में तो खुद हम आत्मनिर्भर हैं अनाजों की स्थिति को लेते हुए। हमें अपने देश के किसानों को शुक्रिया करना चाहिए कि हमारे देश के जो किसान हैं, हम 125 करोड़ लोगों के लिए अनाज का उत्पादन करते हैं, हमें अनाज बाहर से नहीं मंगाना पड़ता। लेकिन वह एक ऐसा समय था जब हमारा भारत अनाज के लिए दूसरे देशों पर निर्भर रहा करता था। ये सब धीमे धीमे संभव हो पाया है। धीमे धीमे हमने खेती की ओर काम किया, धीमे धीमे हमने हरित क्रांति का फायदा उठाया।
हरित क्रांति से आगे बढ़े, नए नए प्रकार के उन्नतशील बीज लेके आए, बहुत सारे हमने इसमें कार्यक्रम चलाए। हाँ, नए नए बीज आए, बिल्कुल स्वामीनाथन, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक, तो मेरे ख्याल से आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक। भारत में हरित क्रांति को चलाया गया जिसमें गेहूं और चावल के उत्पादन पर ध्यान दिया। गेहूं और चावल के बढ़ते हुए उत्पादन ने दीर्घकालिक और मौसमी भूख को कम करने में सहायता की। जो भारत 65-66 में 1965-66 में भुखमरी की कगार पर था, हरित क्रांति के जरिए से जो भुखमरी थी कहीं ना कहीं उसको बहुत ही कम कर दिया गया हमारी हरित क्रांति ने। आप यकीन नहीं मान सकते, जो लाल बहादुर शास्त्री जब प्रधानमंत्री थे, ऐसा माना जाता है लाल बहादुर शास्त्री, उनके पास एक ही धोती कुर्ता हुआ करते थे, वो भी फटे, वो उनको ही पहन कर काम किया करते थे। ऐसा नहीं है कि बहुत महंगे महंगे सूट पहनते हो, क्योंकि वास्तव में लाल बहादुर शास्त्री देश की गरीबी को, देश की समस्याओं को समझते थे कि भारत के पास पैसा नहीं है। एक तो भारत युद्धों में जब पड़ा हुआ है, और दूसरा भारत के जो किसान हैं वो काफी समस्याओं से जूझ रहे हैं। माई लाइफ P&IS, अभिषेक त्रिपाठी, सर आई एम न्यू स्टूडेंट इन योर क्लास। बेटा स्वागत है आपका, हमारे नए स्टूडेंट हो, बहुत स्वागत है आपका। चलिए आगे चलते हैं। तो मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा कि जो भारत में खाद्य सुरक्षा है, कहीं ना कहीं आजादी से लेके अब तक भारत ने बहुत सारे प्रयास किए हैं खाद्य सुरक्षा को लेकर। आप समझ चुके होंगे कि भारत में खाद्य सुरक्षा की भूमिका क्या है। आज की डेट में हम अनाजों में आत्मनिर्भर हैं, हमें अपने देश के लोगों के लिए अनाज बाहर से नहीं मंगाना पड़ता। हमारे देश में इतना अनाज उत्पादित हो जाता है जिससे कि हम 125 करोड़ लोगों का पेट भर पाए। हमको अनाज अब बाहर से नहीं मंगाना पड़ता, हम बिल्कुल आत्मनिर्भर बने हुए हैं अनाजों के मामले में। सर आने वाले टाइम में क्या पानी नहीं होगा? हर्ष मिश्रा का ये सवाल है। हाँ बेटा, हो सकता है आने वाले दिनों में पानी की समस्या हो, पानी बहुत ही कम देखने को मिले पृथ्वी पर। क्यों? जल क्या है बेटा? एक संसाधन, और कभी ना कभी संसाधन का दोहन यानी संसाधन खत्म होने ही होने हैं। आप संसाधन का सदुपयोग कीजिए, ज्यादा से ज्यादा जरूरत हो तभी आप सारी चीजों को लेने का प्रयास कीजिएगा। आपने देखा होगा, चाहे वो जल संसाधन हो, चाहे कोई भी हमारा संसाधन हो, जो मानव है उसका दुरुपयोग कर रहा है। और आपको पता है, मैंने आपको यदि पढ़ाया हो या नहीं पढ़ाया हो, कक्षा 10th वालों को पढ़ाया है, सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या होता है कि एक ऐसा विकास जिसमें पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे, हमारी भी जरूरतें पूरी होती रहें, और हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसको भी संसाधनों का लाभ मिलता रहे। लेकिन आप समझ सकते हो, हमारी आगे आने वाली जो पीढ़ी है, 2 से 4 पीढ़ी आने वाली, ये देखना कि जल की समस्या कितनी भयानक होती है। अभी साउथ भारत में, दक्षिण भारत में देखोगे तो कुछ जगह ऐसी हैं कि जहां पर जो पानी है वो लगभग खत्म होता हुआ जा रहा है। वाटर लेवल है जमीन के अंदर, वो काफी नीचे जाता हुआ प्रतीत हो रहा है। उत्तर भारत में यह भी समस्या नहीं है, लेकिन कुछ सालों में अगर ऐसा ही चलता रहा तो उत्तर भारत में भी जल की समस्या उत्पन्न हो सकती है। आपने एक न्यूज और सुनी होगी, अभी 2 से 4 दिन पहले, अगर आप समाचार देखते हो या अखबार पढ़ते हो, अभी एक न्यूज बहुत चर्चा में है। जो हमारा मानसून है बेटा, जिससे वर्षा होती है, जिसे आप कहते हो कि बरसात का मौसम आ गया, अर्थात भूगोल की भाषा में, सामाजिक विज्ञान की भाषा में उसे कहा जाता है कि मानसून आ गया। मानसून आने का जो पैटर्न है, मानसून आने का जो तरीका है, मानसून आने का जो समय है, सब में बदलाव हो चुका है। आप कहोगे सर कैसे? समझिए जरा। आपको पता है, पहले हम लोग जानते थे कि मानसून जून जुलाई में आता है, इस समय आएगा, अंदाजा लगा लेते थे, और यहां से यहां तक टकराएगा, केरल से होके आएगा और इधर जाके टकराएगा। लेकिन इस साल समस्या क्या है? ना तो हम सही अंदाजा ये लगा पा रहे हैं कि मानसून कब तक आएगा और मानसून किस पैटर्न पर आएगा। इसका बहुत बड़ा कारण है पर्यावरण को नुकसान पहुंचाना, पर्यावरण को क्षति पहुंचाना, पर्यावरण को बिल्कुल सरासर नुकसान पहुंचाना।
इसकी वजह यही है कि जो भारत में मानसून है उसका पैटर्न बदल गया है। अब आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि मानसून कब प्रवेश करेगा, कब खत्म होगा, कितनी वर्षा होगी या कितनी वर्षा नहीं होगी। आपके सामने ये बहुत बड़ी समस्या आ गई है। क्यों? क्योंकि अगर किसान भाइयों को बचाए रखना है या खेती को बचाए रखना है तो मानसून के ऊपर भारत को या अन्य देशों को काम करना ही पड़ेगा, मानसून की सटीक जानकारी लेनी ही पड़ेगी। लेकिन यह जानकारी तब तक संभव नहीं है जब पर्यावरण आप स्वच्छ नहीं रखोगे। हर्ष मिश्रा, बिल्कुल, हाँ बिल्कुल पानी को बचाना होगा। अंचल शुक्ला, आई एम श्वेता शुक्ला। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, हो सकता है 20 से 30 साल बाद ही भारत में क्या इस पृथ्वी पर पानी की विकट समस्या देखने को मिले। 20 से 30 साल बाद, क्योंकि जिस हिसाब से इस पृथ्वी पर जो मनुष्य रहते हैं उनकी मानसिकता है, इतने बेकार प्रवृत्ति के लोग इस पृथ्वी पर भगवान ने बना के भेज दिए हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। चाहे वो गांव के लोग हों, चाहे वो शहर के लोग हों। आपने देखा होगा, यदि आप गांव से बिलोंग करते हो, गांव में अब तो घर घर समर लग गए, समर सेबल लग गई है। जब समर सेबल चलाई जाती है या नल चलाया जाता है या ट्यूबवेल चलाया जाता है, हमें 20 लीटर पानी की आवश्यकता है, लेकिन वहां पर हम 200 लीटर पानी खर्च करते हैं। अर्थात 180 लीटर पानी जो हम बचा सकते थे उसको हमने नहीं बचाया, उसको हमने खत्म कर दिया। ये हमारी बेवकूफी है। आप गांव में अमूमन देखोगे, भैंस नहलाते हैं, अपने जानवरों को नहलाते हैं। जहां 20 लीटर में काम चल सकता है वहां 200 लीटर पानी खर्च करने की क्या आवश्यकता है। इस पृथ्वी पर ऐसे जो मानव हैं, जो बोझ बने हुए हैं, भगवान से मैं तो यही कहूंगा कि उनकी जल्दी से जल्दी 100 साल उम्र पूरी कर दे, 80 साल जल्दी से जल्दी उम्र पूरी कर दे और इस पृथ्वी से उनको उठाकर दूसरे ग्रह पर भेज दे, ताकि वो तो अपना नुकसान कर ही रहे हैं, आगे आने वाली पीढ़ियों का भी नुकसान होगा, उनको जल की प्राप्ति नहीं होगी। तो कितना बड़ा पाप कर रहे हैं हम लोग कि जो प्राकृतिक संसाधन भगवान ने या प्रकृति ने हमें दिए हैं उनको भी समाप्त करके हम इस पृथ्वी से जाना चाहते हैं और अपनी आगे आने वाली पीढ़ी को कुछ छोड़ के नहीं जाना चाहते। हर्ष मिश्रा, सर पानी तो भगवान बरसाते हैं। बेटा, हम भी कभी बचपन में यही सोचते थे कि पानी तो भगवान बरसाते हैं, लेकिन हमारा बचपन सामान्य गुजरा। बचपन के बाद यदि हम बड़े हुए और बड़े होने के बाद हमने सामाजिक विज्ञान को पढ़ा तो कुछ मामला ही अलग था कि पानी भगवान नहीं बरसाते। अनमोल रतन, सर हम विलेज से ही हैं। ठीक, तो ये भारत में जो खास सुरक्षा है, और आप सभी बच्चों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी पानी का बचाव करें। पानी की जितनी जरूरत हो उतना ही आप खर्च करें, अदरवाइज ज्यादा पानी खर्च करने की कोशिश ना करें। ये आपका नैतिक कर्तव्य बनता है, एक मानव के रूप में आपका कर्तव्य है और आप इस कर्तव्य पर खरे उतरोगे, मुझे ऐसा उम्मीद भी है, विश्वास भी है। आप उन लोगों की तरह ना बनिएगा कि जो इस पृथ्वी पर बोझ बने हुए हैं, वरना आप में और उन लोगों में कोई अंतर नहीं होगा। दूसरा, कहीं ना कहीं मैंने लोगों की मानसिकता देखी है, जब हमारे घरों में लाइट यानी बिजली जिसे आप बोलते हो, बिजली की आवश्यकता है तब भी बल्ब जला रहेगा, बिजली की आवश्यकता नहीं है तब भी बल्ब जला रहेगा। यानी कहने का मतलब लाइट जिसे आप ऊर्जा बोलते हो, ऊर्जा भी कहीं ना कहीं, ऊर्जा का भी जो है काफी बुरी तरीके से उपयोग हो रहा है। जितनी ऊर्जा हमें चाहिए उससे कहीं 10 गुनी ज्यादा हम खर्च करते हैं। तो कहीं ना कहीं मेरे कहने का मतलब है हमारे पास जो संसाधन है हम उनका सदुपयोग नहीं कर पा रहे हैं। हमारी आगे आने वाली पीढ़ी हमें गालियां देगी, कहेगी कि हमारे बुजुर्गों ने हमारे लिए कुछ नहीं छोड़ा, हमें मौत के मुंह में ढकेल दिया। तो ये हमारा कर्तव्य है एक मानव के रूप में कि हमें सारे संसाधनों को, अपनी भी आवश्यकता पूरी करनी है और आगे आने वाली जो पीढ़ी है उसकी आवश्यकता को भी ध्यान में रखना है। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा भारत में खाद्य सुरक्षा ये हमने समझ ली। अब जरा समझने का प्रयास करेंगे खाद्य सुरक्षा में सहकारी समितियों की क्या भूमिका है। चलिए, जो सहकारी समिति होती हैं इनकी खाद्य सुरक्षा में क्या भूमिका है, जरा इनको समझने का प्रयास कीजिएगा आप लोग। माई लाइफ P&IS आप लोगों के साथ पढ़ के अच्छा लगा, वेरी गुड बेटा। चलिए, भारत में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में भूमिका निभाती हैं।
अब आप कहोगे सर सहकारी समितियां कौन कौन सी होती हैं? सहकारी समितियां जैसे कि आप राशन वाली दुकान पर जाते हो, सरकारी राशन की दुकान, वह भी सहकारी समिति है। अमूल दूध लेके आते हो, अगर आप दिल्ली में कभी आए हो तो जो अमूल कंपनी है वह भी सहकारी समिति का काम करती है। दिल्ली में सरकारी दुकानें हैं अमूल की जो आपको दूध और सब्जियां उपलब्ध कराती है। तमिलनाडु में राशन की दुकान, दिल्ली में मदर डेयरी और गुजरात में अमूल सफर सहकारी समितियों के उदाहरण हैं। यानी कि जो दिल्ली में मदर डेयरी है, मदर डेयरी का नाम आपने सुना होगा, ये क्या है? एक सहकारी समिति। तमिलनाडु में राशन की दुकान है, यह क्या है? सहकारी समिति। गुजरात में अमूल सफर, अमूल सफल क्या है? यह भी सहकारी समिति। ये क्या करती हैं? यह भी लोगों को खाद्य सुरक्षा में भूमिका देती हैं, अपनी खाद्य सुरक्षा में अपना सहयोग देती हैं। जैसे कि मदर डेयरी या अमूल सफर, ये कम दाम पर दूध देने का काम करती हैं लोगों को, मिल्क। ज्योति गुड आफ्टरनून सर, गुड आफ्टरनून। माई लाइफ P&IS सर, 12th की क्लास टाइमिंग बता दीजिए। बेटा हमें 12th का नहीं पता क्योंकि हम 12th में साइंस ग्रुप में नहीं पढ़ाते हैं, ना ही हम मैथ्स पढ़ाते हैं, ना साइंस पढ़ाते हैं, ना फिजिक्स केमिस्ट्री बायो ना इंग्लिश, कुछ नहीं पढ़ाते हैं, इसलिए हमें 12th का टाइम टेबल नहीं पता। बेटा आप हमारे चैनल पर जाइए, कहीं ना कहीं एक वीडियो डला होगा, उस पर आप टाइम टेबल ले सकते हो। चलिए आगे चलते हैं। तो बेटा ये क्या है? ये कुछ तमिलनाडु में राशन की दुकान, वह सहकारी समिति का उदाहरण है। दिल्ली में मदर डेयरी, यह सहकारी समिति का उदाहरण है। गुजरात में अमूल सफर, यह क्या है? यह भी सहकारी समिति का उदाहरण है। ये खाद्य सुरक्षा में किस तरीके से भूमिका अदा करती हैं, जरा इसको देखने का प्रयास कीजिएगा। भारत में विशेषकर देश के दक्षिणी एवं पश्चिमी भागों में सहकारी समितियां भी खाद्य सुरक्षा में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं, या उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। भारत के दक्षिणी और पश्चिमी राज्यों को यदि देखोगे तो वहां पर कहीं ना कहीं जो सहकारी समितियां हैं, जैसे गुजरात में अमूल सफल, तमिलनाडु में राशन की दुकान, दिल्ली में देखोगे तो मदर डेयरी, ये कहीं ना कहीं जो हमारे देश की कुछ सहकारी समितियां हैं, ये खाद्य सुरक्षा में अपना महत्वपूर्ण योगदान देती हैं। सहकारी समितियां भी निर्धन लोगों को खाद्यान्न की बिक्री के लिए कम कीमत वाली दुकानें खोलती हैं या खुलवाती हैं। जो सहकारी समितियां होती हैं ये लोगों के लिए खाद्यान्न की उपलब्धता अर्थात अनाज, अर्थात दूध वगैरह, ये सब क्या करती हैं? सरकारी दुकानों के माध्यम से उनको सपोर्ट करती हैं। जैसे तमिलनाडु में जितनी राशन की दुकानें हैं उनमें से करीब 90% सहकारी समितियों के माध्यम से चलाई जा रही हैं। यानी कि तमिलनाडु में जितनी भी राशन की दुकानें हैं, राशन तो आप जानते ही होंगे जो अनाज मिलता है वहां पर, जितनी भी राशन की दुकानें हैं बच्चों, कहीं ना कहीं उनमें जो 90% दुकानें हैं वह सहकारी समितियों के माध्यम से ही चलाई जा रही हैं। सर आजकल के युवा नहीं करते खेती क्यों? हर्ष मिश्रा, अच्छा, काफी अच्छा प्रश्न है। आजकल के लोग खेती क्यों नहीं करते, इसका मैं बहुत अच्छा उदाहरण दूंगा, जरा समझने का प्रयास कीजिएगा। मेरे लाल, आजकल के युवा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, मैं दोनों के लिए कह रहा हूं, आजकल के युवाओं की सोच क्या बन गई है कि काम कम करना पड़े और पैसा ज्यादा मिले। आपको पता होगा, आपने अपनी समाज में देखा होगा, लोग सरकारी नौकरियों की तरफ क्यों भाग रहे हैं। मैं आपको आज अच्छे से समझाता हूं और आप भी आज अच्छे से समझ लेना। लोग सरकारी नौकरियों की तरफ, जो हमारे देश के युवा हैं वो सरकारी नौकरियों की तरफ क्यों भाग रहे हैं, क्यों प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं चाहते, क्यों खेती करना नहीं चाहते, इसका बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं। सबसे पहले तो लोगों के दिमाग में ये रहता है कि यदि मेरे बेटे की सरकारी नौकरी लग जाएगी या बेटी की सरकारी नौकरी लग जाएगी तो दहेज खूब मिलेगा। लड़के वाले तो सोचते हैं कि मेरे लड़के की अगर पुलिस में भी लग गई तो 10 से 12 लाख मिलेंगे दहेज में, टीचर हो गया तो 15 से 20 लाख मिलेंगे। मतलब कहीं ना कहीं लोगों की जो मानसिकता है, और लोग क्या सोचते हैं,
सरकारी नौकरी में जाके काम नहीं करना पड़ता है, आराम से जाएंगे ऑफिस में, कुर्सी पर बैठ जाएंगे, अखबार पढ़ेंगे, टाइम हो या ना हो बंद करके ऑफिस आ जाएंगे। तनख्वाह तो मिलेगी 50 से 60 हजार, काम कुछ करना नहीं है, शादी होगी अच्छी, वाइफ मिलेगी खूबसूरत। लोगों की कहीं ना कहीं मानसिकता यही है, हमारे समाज के लोगों की। ना तो वो प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, ना वो खेती करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि लोगों को क्या दिखता है, एक तो भारत के लोग कामचोर होते जा रहे हैं, काम करना नहीं चाहते हैं। दूसरा, उनके मन में कहीं ना कहीं उनको लगता है कि मेरा जो जॉब लग जाएगा तो मैं दहेज 15 से 20 लाख रुपए लूंगा और लड़की वाइफ मुझे बहुत खूबसूरत मिलेगी। अब लड़कियां क्या सोचती हैं, लड़कियां कहीं ना कहीं ये सोचती हैं कि मेरी जॉब लग जाए कैसे भी करके, चाहे रिश्वत देके, चाहे कैसे भी करके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं तो मनमाने लड़के से शादी करूंगी, लव मैरिज करूंगी, घर वाले भी नहीं रोक पाएंगे मुझे क्योंकि मैं अपने पैरों पर खड़ी हुई हूं। दूसरा, ससुराल में जाऊंगी तो मन में आएगा तो काम करूंगी, नहीं मन में आएगा तो नहीं करूंगी काम, घर का खाना बनाना या साफ सफाई। क्यों? अगर जबरदस्ती कराया जाता है तो बोल दूंगी मुझे नहीं रहना अपने सास ससुर या देवर या देवरानी के साथ, मेरी तो नौकरी है, मैं कहीं भी अलग रह सकती हूं। कहीं ना कहीं समाज में जो हमारी जो मानसिकता है ये पूरी तरीके से हावी है। इसलिए भारत का युवा हर्ष मिश्रा खेती करना नहीं चाहता, प्राइवेट सेक्टर में जाना नहीं चाहता। इसलिए अब कहते हो कि नौकरियां नहीं निकाल रही सरकार, नौकरियों की कमी है भारत में। मेरे लाल और लालियों, आप अपनी मानसिकता तो सुधारिए। आप क्यों जाना चाहते हो सरकारी नौकरियों में? आपको पता है सरकारी नौकरियों में पेंशन की सुविधा खत्म कर दी गई है, बस क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगी। अरे तो सैलरी तो आप कहीं पर भी काम कर सकते हो, यदि आप ईमानदारी और मेहनत के साथ काम करोगे तो प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छी सैलरी मिलेगी, और भी अन्य काम है बिजनेस, उनसे भी आप कमा सकते हो। लेकिन कहीं ना कहीं लोगों की जो मानसिकता दहेज और हरामखोरी की है, काम चोरी की है, वो कहीं ना कहीं हावी है लोगों के ऊपर। अनमोल रतन, हाँ सर खेती करते हैं हम। हाँ सोनी सिंह, हाँ आपके पापा किसान है, बहुत अच्छी बात। बेटा मैं ये नहीं कह रहा, मैं देख रहा हूं समाज में एक विषय होता है कक्षा 11 में, आप पढ़ोगे भारतीय समाज, एक विषय होता है भारतीय समाज, इंडियन सोसाइटी। आप जब आर्ट साइड से पढ़ोगे, क्योंकि मैं आपको भी पढ़ाता हूं और बड़ी बड़ी कक्षाएं वाले हैं उनको भी पढ़ाता हूं, तो मुझे पता है और प्रैक्टिकली देखता हूं समाज में महिलाओं को या पुरुषों को कि वो सरकारी की नौकरी की तरफ क्यों आकर्षित होते हैं। मुझे पता है क्योंकि मैं भी एक गांव से बिलोंग करता हूं, मैं भी एक किसान परिवार से ही हूं, मुझे पता है सारी चीजें। हमारे दिमाग में भी हुआ रहता था, भूत रहता था, नौकरी लग जाएगी, अच्छी शादी होगी, अच्छा पैसा मिलेगा, कुछ काम धाम करना नहीं पड़ेगा। जैसे कि सरकारी टीचर, कुछ सरकारी टीचर होते हैं, आपने देखा होगा, मैं सभी लोगों की बात नहीं कर रहा। हमारे गांव में क्या है, हमारे गांव के जो टीचर हैं जिनको सैलरी 80 से 85 हजार मिलती है, आएंगे 10 बजे के स्कूल हैं ठंड में, 12 बजे तो आते हैं वो पढ़ाने के लिए, एक अखबार साथ में ऐसे मोड़ के ले आएंगे, अखबार पढ़ने का टाइम हुआ, अखबार पूरा पढ़ लिया, 2 से 2:30 बज गया, बेल बजवा दी, छुट्टी हो गई, जाओ बच्चों, कुछ पढ़ाया उनको है नहीं, 80 से 85 हजार ले रहे हैं। हाँ विनय कुमार, बहुत अच्छे, ठीक। तो ये कहीं ना कहीं लोगों की मानसिकता बनी हुई है। तो हर्ष मिश्रा, आपका जो सवाल है इसका आंसर आपको मिल चुका होगा। चलिए बेटा, सक्षम बनो, स्किल लाओ अपने अंदर, कौशल पैदा करो, स्किल पैदा करो अपने अंदर, कि जहां पर भी आपको काम करने का मौका मिले वहां अपनी आप अपना जो टैलेंट है उसको दिखा पाओ। वरना सरकारी नौकरियां 2-4 साल 6 साल की हैं, उसके बाद निपट जाएंगी नौकरियां भी, क्योंकि प्राइवेटाइजेशन हो जाएगा, निजीकरण हो जाएगा, कुछ नहीं बचेगा फिर। इसलिए अपने अंदर अपने आप को क्षमता पैदा करो अपने अंदर कि कहीं भी काम करने का मौका मिले, चाहे प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि में, चाहे औद्योगिक क्षेत्र में, चाहे सेवा क्षेत्र में, कहीं भी हम अच्छे तरीके से कर लेंगे, क्योंकि समय का किसी को कुछ नहीं पता। समय ने अच्छे अच्छों को पानी पिला दिया है। चलिए आगे चलते हैं। दिल्ली में मदर डेयरी उपभोक्ताओं को दिल्ली सरकार द्वारा निर्धारित नियंत्रण घरों पर दूध और सब्जियां उपलब्ध कराने में तेजी से प्रगति कर रही है। कौन? दिल्ली में मदर डेयरी। कौन बेटा? दिल्ली में मदर डेयरी। ये लोगों को दूध और सब्जियां देने का काम कर रही है एक उचित मूल्यों पर, दिल्ली सरकार की सहायता से।
हाँ, बहुत हार्ड कंपटीशन है, इसलिए तो कंपटीशन है बेटा। गुजरात में दूध तथा दूध उत्पादकों में अमूल एवं सफल सहकारी समितियों का उदाहरण है। गुजरात में क्या अमूल वगैरह है, यह सफल सहकारी समिति है, सफल सहकारी है ये, सॉरी सफल है, ये क्या है, सहकारी समिति का उदाहरण है। तो कहीं ना कहीं ये लोग भी, जो सहकारी समितियां हैं, ये भी भारत में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का काम कर रही हैं या प्रयास कर रही हैं। सर देश की बेरोजगारी इन्हीं लोगों की वजह से है। हाँ बेटा बिल्कुल। सोनी सिंह सर मेरा स्कूल खुलने वाला है। बहुत अच्छे बेटा, मेरे ख्याल से स्कूल खुलने में अभी समय है बेटा, स्कूल अभी नहीं खुलेंगे। हाँ बेटा, ऐसे कुछ लोगों की वजह से ही देश में बेरोजगारी बढ़ रही है। 100 वैकेंसियां आती हैं, करोड़ों की संख्या में फॉर्म आ जाता है। पता है कि सबको सरकारी नौकरियां चाहिए। अब बताओ कहां से लेके आए इतनी सरकारी नौकरियां। जनसंख्या इतनी बढ़ती जा रही है, संसाधन सीमित है हमारे पास। हम इसलिए ही तो पिछड़ रहे हैं, वरना अमेरिका जापान वगैरह उन लोगों की मानसिकता अलग है। हमारी मानसिकता, हमारे भारत के देश के लोगों की मानसिकता और जो विकसित देश हैं उन लोगों के देश की मानसिकता जमीन आसमान का अंतर है। वहां के लोग अपने नैतिक चीजों को जानते हैं, नैतिक कर्तव्यों को जानते हैं कि हमें एक मानव होने के नाते कौन कौन से कर्तव्य निभाने चाहिए। और भारत में ना तो नैतिक कोई शब्द है, ना उसका पालन किया जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कुछ ऐसे देश हैं जिन पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए हैं। प्रतिबंध तो वो नामात्र के हैं। जैसे मैं अमेरिका बताऊं, अपने यहाँ भारत में देखा होगा आपने, कोई भी व्यक्ति कहीं भी गंदगी फैला देता है, थूक देता है, कुछ भी कर देता है। अमेरिका के लोग इतने नैतिक हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, इतने समझदार हैं कि अगर उनको थूकना भी होगा ना, तो जो थूकदान होता है डस्टबिन, उसमें जाके थूकेंगे खुद। ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर कोई दबाव हो या उनको कोई मार रहा हो या गर्दन काट रहा हो, नहीं, उनके पास नैतिकता है। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो उसकी सहायता करेंगे। अपने भारत में ऐसा नहीं है, नैतिकता नहीं है अपने भारत में। अपने भारत में तो एक शब्द ज्यादा प्रचलित है, जिसे आप भ्रष्टाचार जैसे शब्द से जानते हो। तो इसलिए हम लोग कहीं ना कहीं थोड़े पीछे हैं और देशों की अपेक्षा। जापान को देख लो या ब्रिटेन वालों को देख लो, इंग्लैंड वालों को, कहीं ना कहीं वो इसलिए हमसे आगे हैं क्योंकि मानव होने का जो कर्तव्य है या मानव होने की जो नैतिक जिम्मेदारी है वह अच्छे तरीके से निभाते हैं। और हमारे यहाँ के लोग नैतिक शब्द ही नहीं जानते हैं कि नैतिक शब्द होता क्या है। सोनी सिंह क्यों नहीं है सर नैतिकता हमारे देश में? अच्छा बेटा, जो नैतिकता होती ना हमारे देश में, तो हमारा देश बहुत आगे तरक्की कर चुका होता। क्यों? आप देखिए नैतिकता क्या है। नैतिकता का मतलब क्या है? नैतिक का मतलब है जो सही है वो सही है, अच्छे कर्म हैं उनको नैतिकता बोलते हैं, जो बुरे कर्म हैं उनको अनैतिक कर्म बोला जाता है, अनैतिकता बोला जाता है। अब बताइए भारत के कितने लोग नैतिक कार्यों में लगे हुए हैं, दूसरों की भलाई कर रहे हैं या दूसरे को कोई परेशानी है उसकी सहायता कर रहे हैं। अभी आप एक कोरोना का उदाहरण देख लीजिए, लोगों ने कितनी गलत चीजें की। जो ऑक्सीजन सिलेंडर जिसकी कीमत 1000-2000 रुपए रही होगी या कुछ भी रही होगी, उसको 50-50 हजार में बेचा है। यही नैतिकता है ना भारत के अंदर। या जो एम्बुलेंस वाले हैं, 2000 रुपए किराया लग रहा है, 50-50 हजार लोगों से ले रहे हैं, ये भारत में नैतिकता है? बताइए। 12 बजे से चल रही है बेटा। मनीष कुमार सर आप क्या चाहते हैं, स्कूल खुलें? नहीं बेटा, मैं नहीं चाहता स्कूल खुलें। अभी 2 से 3 महीने स्कूल नहीं खुलने चाहिए। क्योंकि अभी देखिए, आपको लगता है कि कोरोना शांत हो गया है, आपको ऐसा लगता है, लेकिन कोरोना छिपके बैठ गया है, अभी खत्म नहीं हुआ, छिपके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अभी आप थोड़ा सब्र रखिए, क्योंकि आप जानते हो जान है तो जहान है। अगर जान ही नहीं है तो ना तो कोई किसी काम की डिग्री, ना कोई किसी काम की शिक्षा, ना ये दुनिया कोई मतलब की। इसलिए सबसे पहले हमारा काम है अपनी जान को सुरक्षित रखना। अरे 1 साल नहीं पढ़ेंगे, 1 साल स्कूल में नहीं जाएंगे तो ऑनलाइन पढ़ लेंगे। आपके लिए हम लोग ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई तो नहीं रुक रही ना आपकी। कोई चीजें आपको प्रॉब्लम ही नहीं है आपको किसी भी चीज में। अरे स्कूल में नहीं जाएंगे, मस्ती नहीं करेंगे 1 साल, तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि अभी समय लेना चाहिए हमारी सरकारों को स्कूल खोलने में। सर हम लोगों को कैसा बनना चाहिए? आपको एक नैतिक व्यक्ति बनना चाहिए। अगर नैतिक व्यक्ति बन पाए तो इस दुनिया में आपसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ कोई व्यक्ति नहीं है।
तो मेरे ख्याल से आप लोग हमारी सारी बातों को समझ गए होंगे जो हमने समझाने का प्रयास किया। तो आज की जो क्लास थी बेटा हमारी, इस चैप्टर, ये आपका चैप्टर खत्म होता है। हमने बहुत ढेर सारी बातें की आपसे चैप्टर से संबंधित, और बहुत सारे और प्रकार की अच्छी अच्छी बातें भी की। मैं आपको, सर स्कूल सा अच्छी ऑनलाइन पढ़ती है, हाँ पढ़ाई होती है बिल्कुल। हम लोगों को बस बेवकूफ बनना चाहिए, नहीं गर्ल ऑफ महादेव बेवकूफ नहीं बनना, इसलिए तो आपको पढ़ाया जाता है। शिक्षा क्यों जरूरी है? कि सही बात सही जान सकें, गलत बात को गलत जान सकें, इसलिए आपको शिक्षा दी जाती है, पढ़ाया जाता है। आप यही नहीं जानते पढ़ने का उद्देश्य क्या है, शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आप अभी जानते ही नहीं हो। आपकी जो मानसिकता है अभी बच्चों वाली है, क्योंकि आप बच्चे हो। शिक्षा का उद्देश्य, पढ़ने का मतलब साइन थीटा कॉस थीटा याद करना नहीं होता, ये सब कुछ याद करना नहीं होता। शिक्षा का उद्देश्य होता है व्यक्ति को अपने चरित्र का निर्माण करना, और सही चीज को सही जानकारी लेना, और गलत चीज की गलत जानकारी करना कि ये गलत ही है। बस यही शिक्षा है, इसके अलावा कुछ नहीं है शिक्षा। तो बच्चों हमारी जो आज की क्लास है, सर अभी कोरोना छिपके बैठा है, अगले एग्जाम में फिर आएगा। नहीं आरती पांडे, भगवान करे ऐसा ना हो कि अब कोरोना निकल के आए, लेकिन हमें सावधानी बरतनी चाहिए। और सावधानी यही है कि अभी स्कूल कॉलेज हमें नहीं खुलने चाहिए, क्योंकि स्कूल कॉलेजों में आपको भी पता है पढ़ाई लिखाई तो वैसे भी नहीं रही आजकल, आप जानते हो पीरियड्स गोल होते हैं, टीचर ही नहीं पढ़ा रहे हैं, और वैसे भी लोगों के मन में भय बना हुआ है, तो टीचर भी सही तरीके से नहीं पढ़ाएंगे, बच्चे भी सही तरीके से नहीं पढ़ेंगे, इसलिए आप अभी फिलहाल ऑनलाइन ही पढ़ते रहिए। मनीष कुमार कह रहे हैं सर हर बार ये महामारी कैसे आ रही है? बेटा प्रकृति को छेड़ोगे, पर्यावरण को छेड़ोगे तो क्या होगा? अभी कुछ दिन पहले उत्तराखंड में एक जो है ग्लेशियर पिघल गया था, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई। कभी ये कोरोना महामारी आ जाती है, कभी कुछ आ जाती है, ये सिर्फ पर्यावरण को छेड़ने का ही नतीजा है। पर्यावरण को मत छेड़िए, प्रकृति को मत छेड़िए, आपका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हाँ सोनी सिंह पढ़ाते रहेंगे बिल्कुल। अमन मिश्रा हाय सर, बेटा बिल्कुल हाय। चलिए बेटा, तो मेरी जो क्लास थी आज की क्लास में से यहां समाप्त करना चाहूंगा, क्योंकि समय ज्यादा हो गया है। किसी भी बच्चे की कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। गर्ल्स ऑफ महादेव 2060 में दुनिया का अंत हो सकता है। बेटा अब मैं भविष्यवाणी नहीं कर सकता, क्योंकि मैं भगवान नहीं हूं। नहीं बेटा, हमारे स्कूल भी, अगर आपके स्कूल भी खुल जाएंगे फिर भी हम ऑनलाइन पढ़ाते रहेंगे, बंद नहीं होगा, ये तो चलता रहेगा आपका पूरे साल। अच्छा संभावना की बात है। नहीं मनीष कुमार, नहीं बंद करेंगे, हमारा जो पूरा साल चलेगा क्लास, चाहे स्कूल खुले चाहे ना खुले, स्कूल खुल जाए फिर भी हमारी क्लास चलती रहेगी। हर्ष मिश्रा सर आप एक आवर भी नहीं पढ़ाते हो। अरे बेटा जितना टॉपिक है उसके हिसाब से हमें मिलते हैं 35 से 40 मिनट आपको पढ़ाने के लिए, उतना हम पढ़ा देते हैं। आपने देखा होगा हमारी क्लास एक एक घंटे की भी रही है। तो ठीक है बच्चों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। टाइम टेबल मैंने आपको बता दिया, जो बच्चे नए जुड़े हुए हैं वो दोबारा से सुन लीजिए। जो 9th वाले हैं हमारे बच्चे, उनके लिए हमारी जो एसएसटी की क्लास है, समझ लीजिएगा दोबारा, एसएसटी की जो क्लास है वो मंडे ट्यूसडे और थर्सडे, यानी सोमवार मंगलवार गुरुवार, हिंदी में भी लिख दूं वरना कोई बच्चा कहेगा सर हमें इंग्लिश कम आती है। सोम मंगल और गुरुवार, ये ठीक 12 बजे, दोपहर के 12 बजे आ जाया कीजिए आप लोग। कौन से? 9th वाले। और 10th वालों के लिए एसएसटी यूट्यूब पर ये है आपकी फ्राइडे सैटरडे संडे, अर्थात शुक्रवार शनि और रवि, ये 3 दिन आपके लिए। ठीक, तो आपका भी टाइम 12 बजे ही है 10th वाले, यानी जो कल अब क्लास होगी वो 10th वालों के लिए होगी।
किसके लिए होगी? 10th वाले के लिए। लेकिन आप लोग आ जाया कीजिए, 10th वाले अब 9th की कक्षा पढ़ने के लिए, क्लास लेने के लिए आ जाया करिए, क्योंकि आपको अच्छे से समझ में 10th का सिलेबस आ जाएगा, इसलिए आप 9th की क्लासेस को भी लेने का प्रयास करें। ठीक है बच्चों, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय।